हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने दोबारा आ चुका हूं गाइस। तो जैसे अभी हमने देखा है कि न्यूज़ आई है जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है अभी अभी जो है पोस्टपोन हो चुका है गाइस। तो मैंने डिसाइड किया है कि आपके लिए मैराथन क्लासेस जो हैं इकोनॉमिक्स की लाई जाएं, वन शॉट रिविजन्स। तो इसमें ज़्यादा मैं कंसेप्ट आपके एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बल्कि आपको जो है एक शॉर्ट रिविजन यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर की। तो आपकी डिमांड को देखते हुए मैं इकोनॉमिक्स को लेके जो है यहाँ पे आ चुका हूँ। तो आने वाले 1 वीक के अंदर मैं आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो इस चैनल पे गाइस कंप्लीट कर दूंगा। तो गाइस अगर आपको मेरे ये एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो लाइक से ही मिलती है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने जो आपका फर्स्ट चैप्टर उठाया गाइस, तो वो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में सीधा सीधा इनडिफरेंस कर्व जो है वो टॉपिक उठाया है, जो कि मेंशन्ड है आपके सिलेबस में। तो चलिए शुरू करते हैं इनडिफरेंस कर्व के बारे में। तो इनडिफरेंस कर्व को पढ़ने से पहले गाइस हम दो कंसेप्ट समझेंगे, कार्डिनल कंसेप्ट और ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी गाइस होता है जब भी हम कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद हमें कितना मज़ा आता है गाइस, वो होता है यूटिलिटी। जैसे हम कल मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे जाके आइसक्रीम जो है कंज्यूम करते हैं, तो आइसक्रीम खाने के बाद हमें कितना उसको कंज्यूम करने के बाद कितना हमें मज़ा आ रहा है उस चीज़ को खाने का, तो वो होती है यूटिलिटी गाइस। और यूटिलिटी को मेज़र करते हैं, उसके अगर यूनिट्स की बात करें तो यूटिलिटी के यूनिट्स जो हैं वो होते हैं यूटल्स गाइस, UTILS। तो ये बात आप याद रखेंगे गाइस कि यूटिलिटी के जो यूनिट्स हैं वो होंगे यूटल्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि यूटिलिटी के यूनिट्स होंगे यूटल्स गाइस। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट अगर बात करें हम कार्डिनल कंसेप्ट क्या होता है और ऑर्डिनल कंसेप्ट क्या होता है गाइस। तो जब हम यूटिलिटी को मेज़र करें गाइस उसको नंबर्स में, जैसे मैंने आइसक्रीम कंज्यूम की और मैं कहूँगा कि मुझे 2 यूनिट्स जो है उस कमोडिटी को कंज्यूम करके मज़ा आया, या 4 यूनिट्स मुझे 4 यूटल्स मुझे जो है उस कमोडिटी को कंज्यूम करके मुझे मज़ा आया, या 6 यूटल्स मुझे उस कमोडिटी को कंज्यूम करके मज़ा आया। तो जब मैं नंबर्स में बात करूँ तो उस कंसेप्ट को कहा जाएगा कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी गाइस। और दूसरा कंसेप्ट है ऑर्डिनल कंसेप्ट। ऑर्डिनल कंसेप्ट में हम रैंकिंग दे सकते हैं गाइस, उसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर एक साइड हमने कोल्ड ड्रिंक पी हुई है और दूसरी साइड हमने आइसक्रीम को खाया हुआ है, तो हम कंपैरिजन बता सकते हैं कि मुझे एज़ कंपेयर टू कोल्ड ड्रिंक मुझे कितना मज़ा आया आइसक्रीम खाने में गाइस। तो यहाँ पे हम जो है नंबर्स में नहीं बता सकते कि हमें कितना जो है कितने यूटल्स हमें मज़ा आया, बल्कि यहाँ पे हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हम कंपैरिजन बता सकते हैं दो कमोडिटीज़ के बीच में भी, हमें इस कमोडिटी के कंपैरिजन में हमें इसमें ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ हम एक ऑर्डर बता सकते हैं, यहाँ पे हम रैंकिंग नहीं कर सकते हैं गाइस। तो आई होप आपको यहाँ पे कार्डिनल और ऑर्डिनल कंसेप्ट का जो है ये जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। मतलब ये ऑर्डिनल कंसेप्ट पे बेस है, ये कार्डिनल कंसेप्ट पे बेस नहीं है, नंबर पे बेस नहीं है। ये यूटिलिटी को मेजर करता है, सिर्फ इसका कंपैरिजन करता है, ये सिर्फ उसकी रैंकिंग देता है गाइस। ये बात आप याद रखेंगे। आई होप गाइस आपको ये पसंद आएगा। तो अभी डेफिनेशन की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पे सीधा आपको देखने को मिल रहा होगा कि कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी सुजेस्ट दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लाइक 2, 4, 6, 8 गाइस। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये चीज़ मेंशन की हुई है। और ऑर्डिनल कंसेप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे सीधा रैंक टर्म दी हुई है कि यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, रैंकिंग दे सकते हैं गाइस। तो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ आई होगी गाइस। तो आज चलिए अब हम समझते हैं आगे इनडिफरेंस सेट के बारे में। तो मैं सीधा आपको पहले डेफिनेशन पे लेके चलता हूं कि इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या है। तो इट इज़ ए सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। तो एक सेट है गाइस, ये सेट है 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस का, जो कंज्यूमर को, जो भी कंज्यूमर मार्केट में जाता है और वो 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन अगर वो ख़रीदता है और उस कॉम्बिनेशन से उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी गाइस। तो 2 गुड्स के आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना लो और जब कोई कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा तो उसको अगर उससे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो उस सारे आप सेट के कॉम्बिनेशन को आप बोलोगे इनडिफरेंस सेट गाइस। तो आई होप आपको डेफिनेशन जो है थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होगी, लेकिन अभी एग्जाम्पल के साथ मैं इसको जब आपको क्लियर करवाऊंगा तो आप पूरे तरीके से इसको क्लियर कर दोगे गाइस। सो दैट द कंज्यूमर इज
इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मीनिंग होता है गाइस सेम। तो जो कंज्यूमर है वो सेम रहेगा हर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर इनडिफरेंट सेट में। तो चलिए अब मैं आपको इनडिफरेंट सेट जो है क्लियर करवाता हूँ गाइस। तो यहाँ आप ध्यान से समझेंगे इनडिफरेंट सेट को। तो चलो हम एक सिचुएशन जो है यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि एक कंज्यूमर जो है वो स्पेंड करता है अपनी पूरी इनकम गुड ए और गुड बी के ऊपर, और गुड ए है एप्पल और गुड बी है ऑरेंज। तो देखते हैं, तो पहला कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं। तो पहले कॉम्बिनेशन में ऐसा किया जाता है कि एक एप्पल जो है वो परचेज करता है कंज्यूमर और 10 ऑरेंजेस कंज्यूम करता है, और यहाँ पे भी उसको जो सेटिस्फैक्शन है यूटिलिटीज़ में वो सेम आती है गाइज। और दूसरे बाद वो नंबर ऑफ एप्पल्स की कंजप्शन बढ़ा लेता है, 2 एप्पल्स अभी वो खरीदता है, और नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो है वो उसकी जो कंजप्शन है उसको डिक्रीज़ कर देता है, वो 7। तो एक यूनिट की आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि एक यूनिट की एक कमोडिटी की अगर हम कंजप्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी कमोडिटी की कंजप्शन को हमें डिक्रीज़ कर रहे हैं, ताकि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो सेम रहे गाइस। और तीसरे में 3 यूनिट यहाँ पे कंज्यूम किए हुए हैं और ऑरेंजेस के 5 किए हुए हैं। और डी कम्बिनेशन में अगर देखें तो 4 यूनिट्स जो हैं एप्पल के कंज्यूम किए हुए हैं और 4 यूनिट ही ऑरेंज के। और इन चारों कम्बिनेशन में जो है कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगी गाइस। आई होप आपको अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं गाइस तो आगे बहुत ईजी रहने वाला है। तो इनडिफरेंट सेट की अगर हम दोबारा डेफिनेशन पढ़े तो ये एक ऐसा सेट है, इट इज़ अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस। ये एक ऐसा सेट है उन कॉम्बिनेशंस का, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन का, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है गाइस। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट गाइस हमारा टॉपिक है इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस सेट हमने पढ़ लिया, अभी तक जो पढ़ा वो इनडिफरेंस सेट है। अब हम पढ़ेंगे इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस कर्व इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन इनडिफरेंस सेट गाइस। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जब इनडिफरेंस सेट की ही हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसको इनडिफरेंस कर्व बोलेंगे गाइस। जो हमने पीछे पढ़ा उसी को हम देखें तो पहले जो है कंज्यूमर एक एप्पल कंज्यूम कर रहा था गाइस। यहाँ पे आप देख लें कि एक एप्पल जब कंज्यूम हो रहा था तो साथ में 10 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा था तो कंज्यूमर। और उसके बाद जब 2 एप्पल्स वो कंज्यूम कर रहा था तो दूसरी साइड उसने अपनी जो ऑरेंजेस की कंजप्शन थी उसको डिक्रीज़ किया था और वो 7 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा था। तो इसी तरह से जब हम ये ग्राफ उसका ड्रॉ करेंगे तो इसको इनडिफरेंस कर्व कहा जाएगा गाइस। तो इनडिफरेंस सेट को ही जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उसकी तैयार करेंगे तो वो बन जाएगा इनडिफरेंस कर्व गाइस। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी गाइस थोड़ी बहुत। तो आगे अगर हम बात करें गाइस तो इनडिफरेंस कर्व इज़ एन इनडिफरेंस कर्व, और हर एक पॉइंट जो इनडिफरेंस कर्व पे होगा गाइस वो हमारे कॉम्बिनेशंस होंगे 2 गुड्स के, जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे गाइस। तो यहाँ पे आप देख लें ए जो पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। तो इन चारों पॉइंट पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगी। कोई भी कॉम्बिनेशन अगर वो यहाँ से चूज़ करता है तो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगी, और यही है इनडिफरेंस कर्व। और ये देख लें आप कि जब एक एप्पल कंज्यूम कर रहा है और 10 ऑरेंजेस, 2 एप्पल कंज्यूम कर रहा है और 7 ऑरेंजेस, 3 एप्पल के साथ वो कंज्यूम कर रहा है 5 ऑरेंजेस, और 4 एप्पल्स के साथ 4 ऑरेंजेस, हर एक कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगी। और यही है कंसेप्ट गाइस इनडिफरेंस कर्व का। आई होप आपको चीज़ें अगर यहाँ तक क्लियर हो रही हैं तो आगे बहुत ईजी रहने वाला है इनडिफरेंस कर्व। तो नेक्स्ट अगर बात करें हम तो इनडिफरेंस कर्व की आप डेफिनेशन पढ़ लें। इनडिफरेंस कर्व इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन इनडिफरेंट सेट ऑफ ए कंज्यूमर। इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज़। तो हर एक पॉइंट ये कॉम्बिनेशन शो करता है 2 कमोडिटीज़ का, यील्डिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। गाइज याद रखेंगे कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हर एक पॉइंट देता है। ईच पॉइंट ऑन द इनडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स one combination of the 2 goods, each combination yield the same level of satisfaction guys। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक कॉम्बिनेशन जो है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है कंज्यूमर को। तो इनडिफरेंस कर्व की एक ही खास बात है कि हर एक पॉइंट पे, इनडिफरेंस कर्व के हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है गाइज। आई होप गाइज आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो नेक्स्ट गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अजम्पशन है हमारे इनडिफरेंस कर्व की वो है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस जो है इनडिफरेंस कर्व की एक अजम्पशन है गाइज। मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलती है कि द कंज्यूमर प्रेफरेंस आर सच दैट ग्रेटर कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी ऑलवेज ऑफर्स हिम ए ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो गाइज जो हमारा इनडिफरेंस कर्व है वो ये अज्यूम करके चलता है कि कोई भी
कंज्यूमर जब किसी कमोडिटी को कंज्यूम करेगा तो जितनी कमोडिटी, ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी अगर वो कंज्यूम करेगा तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन उससे खाने को मिलेगी। तो हमने पीछे जो है जब कार्डिनल कंसेप्ट पढ़ा था यूटिलिटी का कंज्यूमर बिहेवियर में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में कि जब कंज्यूमर ज़्यादा जो है कंज्यूम करेगा तो उसकी जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी हमें वहाँ देखने को मिलती थी, लेकिन ऐसा यहाँ पे हमें अज्यूम नहीं करना है। इनडिफरेंस कर्व की जो अजम्पशन है वो है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। यहाँ पे ऐसा जो है अज्यूम करके चला जाता है कि कंज्यूमर जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उससे उसको नेगेटिव, मतलब कि उसको नेगेटिव जो है मार्जिन यूटिलिटी उसकी नहीं होगी। यहाँ पे जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा उतनी ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी गाइस। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम आगे चलेंगे गाइस, तो नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब आपके सामने आ रहा है कि जो इनडिफरेंस कर्व है गाइस, इसका आप स्लोप देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट टू राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप, नेगेटिव स्लोप आपको देखने को मिलेगा इनडिफरेंस कर्व का। तो इनडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है गाइस वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एक कमोडिटी के इंक्रीज करने पर दूसरी कमोडिटी का हम कितना डिक्रीज कर रहे हैं गाइस, तो ये होता है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और जो हमारा इनडिफरेंस कर्व है गाइस उसका जो स्लोप होता है वही होता है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये लाइन आप बड़े अच्छे ध्यान से समझेंगे कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज एज सेम एज द स्लोप ऑफ आईसी गाइस। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है इज द सेम एज स्लोप ऑफ आईसी। तो इनडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वही होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गाइस। पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्लोप होता है इनडिफरेंस कर्व का वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS गाइस। ये बात आप याद रखेंगे। और इस MRS का मतलब क्या होता है गाइस, ये बात आप याद रखेंगे। इट शोज द अमाउंट ऑफ गुड वाई दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप फॉर वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। तो कितना जो अमाउंट है गुड वाई का वो कंज्यूमर जो है सैक्रिफाइस कर रहा है एक एडिशनल यूनिट गुड एक्स का कंज्यूम करने के लिए गाइस, इसको बोलते हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व गाइस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम मेजर कैसे करते हैं गाइस, ये भी पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर। डेल्टा वाई होगा कि हमने कितना यूनिट जो है कमोडिटी वाई का जो है सेक्रीफाइस किया है फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स गाइस। तो ये बात आप याद रखेंगे मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में गाइस। तो नेक्स्ट अगर बात करें गाइस हम, तो हमने यहाँ पे देखा कि स्लोप जो है इनडिफरेंस कर्व का वो डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर स्लोप, हमने देखा कि स्लोप जो है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बराबर होता है, तो इट मीन्स मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी हमारा डिक्रीज करता है इनडिफरेंस कर्व में। तो अगर मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज कर रहा है तो हमारे इनडिफरेंस कर्व की शेप जो है गाइस वो होती है कन्वेक्स गाइस। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो इस तरह की शक्ल होती है वो कन्वेक्स होती है, इस तरह की जो शक्ल होती है वो कनकेव होती है गाइस। तो यहाँ पे आपको सीधा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो है कुछ इस, सॉरी गाइस, तो यहाँ पे आपको सीधा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो इसकी जो शेप है गाइस वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से शेप है। तो ऐसी जो शेप होती है उसको बोला जाता है कन्वेक्स शेप गाइस। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको सीधा देखने को मिलेगा कि इनडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है वो किस तरह की शेप होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए गाइस कि इनडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है वो होती है कन्वेक्स टू द ओरिजिन गाइस। तो ये क्वेश्चन आपको JK सीधा सीधा पूछ सकती है गाइस। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ गाइस क्लियर हो चुकी होगी। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्लोप ऑफ आईसी जो है टेंड्स टू डिक्लाइन, इसलिए आईसी जो है वो कन्वेक्स होता है टू द ओरिजिन। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस, तो नेक्स्ट हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अब गाइस समझने का टाइम आ चुका है। इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ से ही क्वेश्चन अगर मैंने पेपर डालना हो गाइस तो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में से ही क्वेश्चन डालूं। तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनडिफरेंस कर्व की एक एक प्रॉपर्टीज़ को आपने बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे गाइस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें गाइस, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो स्लोप्स डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इनडिफरेंस कर्व जो है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट अगर बात करें, स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये बात भी मैंने गाइज आपको बता दी है।
तो ये बात भी गाइज मैंने आपको क्लियर कर दी है कि जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के बराबर होता है गाइस। तो ये सेकंड जो प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि आईसी स्लोप्स जो है वो डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को इंडिकेट करता है, मतलब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन गाइस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर बात करें जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व या फिर हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बोल सकते हैं, टेंड्स टू डिमिनिश एज वी मूव डाउन द कर्व। तो जो मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है और जो स्लोप है आईसी का, ये दोनों चीज़ें गाइस डिक्रीज होती हैं जैसे ही हम इंडिफरेंस कर्व को देखेंगे। जैसे ही इंडिफरेंस कर्व जो है मूव डाउन द कर्व हम करेंगे तो जो हमारा स्लोप है और जो मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो यहाँ पे डिमिनिश करेगा गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू। और नेक्स्ट गाइस ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि आईसी जो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तो गाइस जो पीछे बातें हमने पढ़ी वही बातें यहाँ पे भी दोहरा रहा हूँ मैं कि आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो यही प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिफरेंस कर्व की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें गाइज हम इन एन इंडिफरेंस मैप हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। गाइज ये बात याद रखेंगे कि जो इंडिफरेंस मैप में जो हायर इंडिफरेंस मैप होता है, हायर इंडिफरेंस जो कर्व होता है वो इंडिकेट करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ गाइज। तो ऊपर यहाँ पे ये मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको 4 इंडिफरेंस कर्व दिखाए हैं, IC1, IC2, IC3, IC4। तो ये 4 इंडिफरेंस कर्व हैं। तो इसमें जो IC4 है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, उसकी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी एज़ कम्पेयर टू IC1 गाइस। तो यही प्रॉपर्टी मुझे आपको समझानी थी यहाँ पे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर अब हो चुकी होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 कि जो इंडिफरेंस मैप है, इंडिफरेंस मैप में जो हायर इंडिफरेंस मैप गाइस याद रखेंगे, जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व मिल जाते हैं तो उसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। तो इंडिफरेंस मैप में जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, जो टॉप पे होगा, जैसे मैंने आपको IC4 दिखाया, वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंडिकेट करेगा। और जो IC1 होगा, मतलब कि जैसे IC1 था जो नीचे था, वो आपको लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराएगा एज कम्पेयर टू जो हायर लेवल वाला आपका इंडिफरेंस कर्व होगा गाइस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गाइस IC कर्व डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। तो IC कर्व जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए गाइज़, तो गाइज़ ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कभी भी इंडिफरेंस कर्व जो है इस तरह से कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह से कभी दो इंडिफरेंस कर्व, तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगी गाइज़। मैं आपको बता दूं कि अगर एक इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसे है और दूसरा इंडिफरेंस कर्व ऐसे आके एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं गाइज़। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें गाइज़, व्हेन 2 कमोडिटीज़ आर कंज्यूम्ड, जब 2 कमोडिटीज़ को कंज्यूम किया जाएगा गाइज़, IC नाइदर टचेस एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। तो गाइज़ ये बात भी आप याद रखेंगे कि ऐसा कभी नहीं होगा कि इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरह से जाएगा कि एक्स एक्सिस को भी काट दे और वाई एक्सिस को भी काट दे। तो ऐसा कभी नहीं होता है गाइज। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरह से रहता है गाइज कि ना ही एक्स एक्सिस को टच करता है, ये देख लीजिए हमारी ये एक्स एक्सिस रहेगी और ये वाई एक्सिस रहेगी। तो इनको कभी भी हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो टच नहीं करता है। और ये हमारा IC कर्व है गाइज यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे चीज़ क्लियर हुई होगी कि इंडिफरेंस कर्व जो है कभी भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है गाइज। तो आई होप आपको पूरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अच्छे ढंग से यहाँ पे समझ आ चुकी होंगी। तो गाइज एक बार फिर से मैं क्विक रिकैप करवाऊंगा आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी, IC स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकंड प्रॉपर्टी, स्लोप ऑफ IC इंडिकेट्स मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये स्लोप है जो IC कर्व का वो मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को इंडिकेट करता है। थर्ड प्रॉपर्टी, स्लोप ऑफ IC टेंड्स टू डिमिनिश एज वी मूव डाउन द कर्व। तो जैसे स्लोप जो है IC का या फिर मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो डिक्रीज होता है जैसे ही हम इंडिफरेंस कर्व में जो है नीचे की तरफ आएंगे। और फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इंडिफरेंस मैप में हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो IC डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। IC कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं और ना ही इंटरसेक्ट करते हैं। और सिक्स्थ पॉइंट की अगर बात करें तो दो कमोडिटीज़ को जब हम कंज्यूम करेंगे तो IC ना ही टच करेगा एक्स एक्सिस को और ना ही टच करेगा वाई एक्सिस को गाइस। तो ये थी प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की। आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट थोड़ा सा कंसेप्ट हम कंज्यूमर बजट का पढ़ेंगे, बजट सेट क्या होता है और बजट लाइन क्या होता है गाइस। तो लेट अस अज्यूम, पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि एक कंज्यूमर है, उसके बजट में 60 रुपीज़ है गाइस, 60 रुपीज़ उसके बजट में, और उसको स्पेंड करने हैं वो 60 रुपीज़ गुड 1 और गुड 2 पे। तो अज्यूम कर लेते हैं कि जो प्राइसेस हैं गुड 1 की और गुड 2 की, तो गुड 1 की प्राइस जो है 2 रुपये पर यूनिट है, और जो हमारा गुड 2 है उसकी 1 रुपीज़ पर यूनिट है। तो अकॉर्डिंगली वी फाइंड दैट द फॉलोइंग बजट सेट ऑफ कंज्यूमर, द सेट शोज कंजप्शन पॉसिबिलिटीज़ फॉर द कंज्यूमर। तो यहाँ पे बजट सेट की अगर हम डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लें तो इट रेफर्स टू अटेनेबल कम्बिनेशंस ऑफ ए सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो मान लेते हैं 60 रुपीज़ एक कंज्यूमर जो है उसकी जो इनकम है वो 60 रुपीज़ है, तो एक गुड अगर 1 रुपये का है तो दूसरा गुड जो है वो 2 रुपये का है गाइज। तो अपनी इनकम को किस तरह से वो अपनी इनकम को जो है स्पेंड करेगा ताकि उसको गाइज वो जो है कितने जो गुड्स हैं वो अटेन कर सकता है गाइस, किस तरह से वो अपने जो है गुड 1 पे कितना खर्चा करेगा और गुड 2 पे कितना खर्चा करेगा, और जिससे वो है कितने जो है अटेन कर सकता है गुड 1 के यूनिट्स और कितने अटेन कर सकता है गुड 2 के यूनिट्स गाइस, ये हमें बताता है बजट सेट हमें। तो ये देख लें आप, ये बजट हमारी बजट लाइन है। तो बजट लाइन से आगे हम कभी नहीं जा सकते क्योंकि बजट लाइन के ऊपर जो है वो हमारे मैक्सिमम यूनिट्स मिलेंगे, बजट लाइन के अंदर भी जो है वो भी फिजिबल यूनिट्स होंगे गाइस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे लाइन ए बी इज़ कॉल्ड बजट लाइन। तो जो ए बी लाइन है गाइस, यहाँ पे ये ध्यान देंगे आप कि ए बी लाइन जो है वो है बजट लाइन गाइस। और यहाँ पे बजट जो इक्वेशन है आपको वो भी देखने को मिलेगी, y इज इक्वल टू P1 x1 प्लस P2 x2 गाइस, ये भी आप याद रखेंगे। तो बजट लाइन की तरफ अगर हम एक बार ध्यान दें तो यहाँ पे हम समझेंगे एक कंज्यूमर विद हिज गिवन इनकम ऑफ 60 रुपीज़, तो मैंने आपको बताया था कि 60 रुपये उसकी इनकम है, कैन बाई 30 यूनिट्स ऑफ गुड 1। तो यहाँ से आप सीधा अंदाजा लगा सकते हो कि गुड 1 की जो प्राइस थी वो 2 रुपये पर यूनिट थी। अगर 2 रुपये पर यूनिट है तो 30 यूनिट्स हम खरीद सकेंगे क्योंकि 30 इंटू 2 60 होता है। और गुड 2 की अगर बात करें तो गुड 2 के जो है 60 यूनिट्स हम जो है परचेज कर सकेंगे क्योंकि एक यूनिट 1 रुपीज़ का है गाइस। तो यहाँ पे आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। और बजट लाइन की अगर बात करें तो ये एक ऐसी लाइन होती है जो डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन शो करती है गुड 1 और गुड 2 के, जो कि कंज्यूमर जो है खरीद सकता है अपने जो बजट जो है 60 रुपये में। जैसे 60 रुपये उसका बजट दिया होगा तो 60 रुपये से वो गुड 1 और गुड 2 के कितने यूनिट्स खरीद सकता है, वही बजट लाइन जो है हमें शो करती है। ए कंज्यूमर स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम आइदर ऑन गुड 1 और गुड 2 ऑन बोथ गुड 1 एंड गुड 2। तो ये बात याद रखेंगे कि जो 60 रुपये हैं कंज्यूमर के पास उससे वो एक गुड भी खरीद सकता है, सारे यूनिट गुड 1 के भी खरीद सकता है, सारे यूनिट गुड 2 के भी खरीद सकता है, या गुड 1 और गुड 2 दोनों के भी यूनिट्स खरीद सकता है गाइज। आई होप यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें गाइज बजट लाइन के बारे में तो हमें ये चीज़ समझनी है कि बजट लाइन पे अटेनेबल कम्बिनेशंस क्या होते हैं और नॉन अटेनेबल कम्बिनेशंस क्या होते हैं गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो budget line is a line that separates attainable combinations also called feasible combinations from the non attainable combinations। तो जो बजट लाइन है वो अटेनेबल combinations को अलग करती है नॉन अटेनेबल combinations। तो गाइज यहाँ पे बजट लाइन में जो ये बजट लाइन के बाहर वाला एरिया है ये होता है नॉन फिजिबल और नॉन अटेनेबल combination। कोई भी कंज्यूमर जो है बजट लाइन के बाहर जाके गुड्स को नहीं खरीद सकता। तो कंज्यूमर कहाँ पे उसके लिए अटेनेबल combinations होंगे, तो अटेनेबल combinations जो है कंज्यूमर के लिए होंगे बजट लाइन के ऊपर या बजट लाइन के नीचे गाइस। तो ये बात आप याद रखेंगे, फिजिबल कॉम्बिनेशंस कौन से हैं और नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशंस कौन से हैं। तो ये बजट लाइन से हमें ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस पेपर में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट फिजिबल और नॉन फिजिबल कम्बिनेशंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए कंज्यूमर कैन ओनली एफर्ट टू बाई कम्बिनेशन दैट फॉल अलॉन्ग हिज बजट लाइन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कंज्यूमर वही कम्बिनेशंस को अफोर्ड कर सकता है जो उसके बजट लाइन के ऊपर हैं गाइज या उससे नीचे हैं। ए कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड टू बाई कम्बिनेशन दैट आर बियॉन्ड हिज बजट लाइन। तो बजट लाइन से आगे जो उसके कम्बिनेशंस हैं गाइज उनको वो नहीं खरीद सकता है। दिस रीजन इज कॉल्ड नॉन फिजिबल रीजन, और इसको जो है फिजिबल नॉन फिजिबल रीजन बोला जाता है गाइज। और नेक्स्ट गाइज आप ये याद रखेंगे जो स्लोप है बजट लाइन का या प्राइस लाइन का वो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। गाइस ये बात आप याद रखेंगे कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है वो होता है स्लोप बजट लाइन का। तो अगर ये बात आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो प्राइस लाइन का अगर स्लोप की बात करें तो ये कांस्टेंट रहता है गाइस। तो ये क्वेश्चन आपको JKSSB पूछ सकती है कि जो बजट लाइन होती है उसका स्लोप कैसा होता है। तो उसका स्लोप गाइस याद रखेंगे उसका कांस्टेंट स्लोप होता है गाइस। तो यहाँ पे ये चीज़ सीधी सीधी लिखी हुई है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज़ कांस्टेंट गाइस। तो ये बात याद रखेंगे। तो प्राइस लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन होती है इसलिए उसका स्लोप जो है
वो एक कांस्टेंट होता है गाइस। तो नेक्स्ट अगर बात करें गाइस, तो बजट लाइन का अगर स्लोप की बात करें तो बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज गिवन कंज्यूमर इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड बाई कंज्यूमर कैन बाई मोर ऑफ गुड एक्स ओनली व्हेन ही बाइज लेस ऑफ गुड बाई। तो एक कंज्यूमर उसका स्लोप जो है डाउनवर्ड इसलिए होता है गाइस क्योंकि कंज्यूमर एक कमोडिटी के ऊपर अपना एक्सपेंडिचर तभी इंक्रीज कर सकता है जब दूसरे कमोडिटी पे अपना एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर देगा गाइस। ये बात आप याद रखेंगे गाइस। और नेक्स्ट अगर बात करें गाइस तो आप बजट लाइन को यहाँ पे देख सकते हैं। बजट लाइन का जो स्लोप है कांस्टेंट होता है। ये हमारी बजट लाइन है ए बी लाइन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सीधी डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड हमें देखने के साथ साथ इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट स्लोप देखने को मिल रहा है गाइस। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर गाइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम गाइस। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस इंडिफरेंस कर्व का। अगर इसको आपने समझ लिया तो समझो आपका टॉपिक क्लियर हो गया। तो गाइस ये बात आप याद रखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है इंडिफरेंस कर्व के केस में, ऑर्डिनल यूटिलिटी के केस में। तो आप एक बात याद रखेंगे गाइस, जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में तब होगा गाइस जब स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, तो मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप होता है प्राइस लाइन का वो होता है पी एक्स अपान पी वाई। तो प्राइस लाइन का जब स्लोप होगा इनडिफरेंस कर्व के स्लोप के बराबर। तो इनडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है गाइस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी गाइस तो उसके साथ ही हमें देखने को मिलेगा इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर होगा उस केस में इक्विलिब्रियम। तो आपको सीधी जेके एसएसबी कंडीशन पूछ लेगा कि कंज्यूमर जब है इक्विलिब्रियम में कब होगा। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन के बराबर पी एक्स अपान पी वाई गाइस। तो ये है हमारी कंडीशन। और डायग्रामेटिकली आप देख लें कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, क्यू पॉइंट पे होगा गाइस। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि क्यू पॉइंट पे, यहाँ पे अगर बात करें हम तो क्यू पॉइंट पे कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में है गाइस। तो यहाँ पे एस पॉइंट पे नहीं है और ना ही एस पॉइंट पे यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा पॉइंट क्यू पे, क्योंकि पॉइंट क्यू पे यहाँ पे हम देखें तो पॉइंट क्यू पे जो स्लोप है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वो इक्वल है पी एक्स अपान पी वाई। और दूसरी कंडीशन एक और है गाइस, जो हमारा इनडिफरेंस कर्व है वो टेंजेंट टू द प्राइस लाइन होना चाहिए गाइस। ये भी बात आप याद रखेंगे कि जो हमारा इनडिफरेंस कर्व है वो टेंजेंट होना चाहिए प्राइस लाइन के बराबर। तो ये हम नीचे पढ़ लें कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज हियर दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई और स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आई सी। तो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन जो है वो स्लोप ऑफ आई सी के बराबर होना चाहिए और आई सी जो है वो टेंजेंट होनी चाहिए प्राइस लाइन के गाइस। तो ये बात आप याद रखें। तो आई होप आपको इक्विलिब्रियम समझ आ गया होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट गाइस एक और बात आप कुछ टिट बिट्स आप याद रखें। तो पहली टिट बिट्स आप याद रखेंगे कि दूसरा नाम जो है इंडिफरेंस कर्व का वो होता है आइसो यूटिलिटी कर्व गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप कहीं नोट कर लें कि जो इंडिफरेंस कर्व का दूसरा नाम है वो है आइसो यूटिलिटी कर्व गाइस। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस तो नेक्स्ट आपने बात याद रखनी है, दो केसेस याद रखने हैं कि इनडिफरेंस कर्व जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के केस में कैसी उसकी शेप होती है, और दूसरा केस आपने याद रखना है गाइस कि जब इनडिफरेंस कर्व जो है परफेक्ट कंप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं तो उस केस में कैसा। तो दो गुड्स अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो उस केस में अगर इनडिफरेंस कर्व की अगर बात करें गाइस तो उस केस में आपको इनडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन की तरह देखने को मिलेगा, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें तो इनडिफरेंस कर्व जो है लीनियर हो जाता है। किस केस में, जब दो गुड्स जो हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होंगे गाइस। तो ये क्वेश्चन जो है पेपर में आता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब दो गुड्स जो हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो उस केस में हमारा जो इनडिफरेंस कर्व है गाइस उसकी शेप जो है स्ट्रेट लाइन होती है, या हम कह सकते हैं कि वो लीनियर होता है। इनडिफरेंस कर्व लीनियर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात बताएं तो इनडिफरेंस कर्व जो है वो परफेक्ट कंप्लीमेंट्री के केस में कैसा होता है गाइस। तो दो अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं तो उस केस में हमारा इंडिफरेंस कर्व की शक्ल कैसी होगी गाइस, तो वो मैं आपको बता दूं। उस केस में एल शेप्ड होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो गाइस या एल शेप बोल सकते हैं या फिर राइट एंगल पे होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व गाइस। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये दो कंडीशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आई होप गाइस आपको मेरा लेक्चर ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।